शाम के समय में रांची का एक पुलिस स्टेशन से एक पुलिस पर्सन मेरे पास फ़ोन करता है कि मैडम, हम आपको एज़ पर द जेजे एक्ट हम सारा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, जगह का नाम, बच्चे का परिस्थिति, जो भी हम घटना के बारे में आपको बता रहे हैं कि एक बड़ा कोई होटल के बाहर में एक बच्चे को वो इतना संदिग्ध परिस्थिति में देखा कि उसको लगा कि बच्चे का खरीद-बिक्री हो रहा है। पहली बार पूछे थे कि अगर हम तुमको अभी तुरंत इंस्टेंट हम तुमको कुछ देना चाहें, इंस्टेंट, तो तुम हमसे क्या माँग सकती हो? तो उसका एकदम क्लियर जवाब था, एक स्कूल बैग। तनुश्री जी, आपके काम में कोई ऐसा कुछ आपको लगा कि ये मेरा प्राउड मोमेंट है, मीन्स मैं सही रास्ते में जा रही हूँ? मेरा फ़ोन अगर आता है रात 1 डेढ़ बजे, तो मेरा बच्चे को भी मेरा फ़ोन मिलता है, मेरा हस्बैंड को भी, तो ले आके जाके हमको उठा के देता है कि फ़ोन है पकड़ो, क्योंकि उनको पता है कि फ़ोन के उस साइड में कोई महिला या बच्चा, कोई ज़रूरतमंद कोई ही होंगे। हमारे इंडिया का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये बाकी और देश से बहुत अच्छा है। आजकल चाइल्ड अब्यूज और निगलेक्ट बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़ोर-शोर पे चल एक वकील अगर मान लीजिए फ्री में आपको कंसल्ट कर रहे हैं, कोई महिला को सलाह दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सोशल वर्क है। यही मुझे आता है, मुझे दूसरा कोई चीज़ आता ही नहीं है। कहूँगी कि नशा से दूर रहें। कि अगर अपना कमाई से रोज़ दिन 1 रुपया भी समाज के लिए दे, हर एक व्यक्ति। नमस्कार, एंटर विद दिलबीर सिंह में मैं दिलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे बीच स्टूडियो में एक ऐसी व्यक्ति है जिन्हें कोई पहचान की ज़रूरत नहीं। रांची की बहुत ही फेमस चाइल्ड एक्टिविस्ट बोला जाए या एक फीमेल एंटरप्रेन्योर बोला जाए, एक अधिवक्ता बोला जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रांची की बहुत ही फेमस लेडी मिसेस तनुश्री सरकार की, जो कि सीडब्ल्यूसी की मेंबर भी है, एक अधिवक्ता भी है, एक सोशल वर्कर भी है, एक माँ भी है। आइए मिलते हैं उनसे, जानते हैं उनके बारे में। तनुश्री जी, बच्चों के लिए काम करने का जो सोच है, वो आपने कहाँ से आया, ना आप कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं 2006 से रांची सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस की अपने हस्बैंड के साथ। जी। मेरे हस्बैंड ही मेरे सीनियर रहे और 2006 से प्रैक्टिस करते-करते 2004 में मेरा झारखंड में शादी हुआ। मैं बंगाल में पली-बड़ी हूँ और यूपी से मेरा ओरिजिन है। ओके। तो मैं हो गया बंगाल की बेटी और झारखंड की बहू, यही मेरा परिचय हुआ। जी। तो मैं 2006 से अपना प्रैक्टिस शुरू की और 2004 में मेरा शादी हुआ। 2004 के लास्ट में ही मेरा बेटा हुआ। तो बेटा मेरा बहुत छोटा था, तो मैं प्रैक्टिस करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक महिला को बच्चा और परिवार सब सँभाल के प्रैक्टिस करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कि साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मुझे परिवार से कोई दबाव नहीं था। ससुराल से मेरा प्रैक्टिस में या प्रोफ़ेशन में कोई दबाव नहीं था, हस्बैंड की भी सपोर्ट था। लेकिन मेरा एक माँ होने के नाते मेरा अपने ही कुछ ज़िम्मेवारी बनता था, जो कुछ मेरा कामों को कम कर रहा था। तो ऐसे ही फिर 2010 में मेरी बेटी हुई। 2010 में मेरी बेटी होने के बाद मैं थोड़ा-सा काम से ब्रेक ली। ओके। ब्रेक लेके मैं 2015 में फिर से रिटर्न हुई काम में। जी। तो मैं जब रिटर्न हुई तब मेरा जेजे एक्ट से परिचय हुआ बहुत अच्छा से। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने ही बच्चों के लिए काम से रेस्ट ली थी और फिर जब मैं रिटर्न हो रही हूँ, तो क्यों ना मैं बच्चों का ही काम करूँ, कि मुझे भी कुछ सैटिस्फैक्शन मिले घर से बाहर जाके कि अपने बच्चों को छोड़ के मैं जा रही हूँ, तो मैं बच्चों के लिए काम कर रही हूँ और अपना सैटिस्फैक्शन भी हो और साथ में प्रोफ़ेशन के साथ जुड़े रहे। तो ऐसे ही करके 2015 से मैं जेजे एक्ट में अपना काम शुरू की। ओके। आपने जैसे बताया कि आप बहुत सारे फील्ड में जुड़े हुए हैं। तो एक महिला के लिए बहुत ही कठिनायक काम होता है, ये सारा चीज़ देखना, घर से बाहर निकल के। तो क्या घर से कोई सपोर्ट था एंड कौन सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है आपके घर में? मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड? हाँ, एकदम। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है मेरे काम के मामले में, क्योंकि हम लोग दोनों ही वर्किंग हैं और हम लोग काम को बहुत इज़्ज़त देते हैं। जैसे काम जो है हम लोग समझते हैं कि कर्म ही धर्म है। राइट। जैसे अपना कर्म को अगर मैं कुछ प्रोफ़ेशन से जुड़ी हुई हूँ, तो अपना प्रोफ़ेशन में ऑनेस्ट होना सबसे बड़ी बात है। अपना कमिटमेंट को पूरा करना सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग दोनों ही एक साथ घर को भी सँभाले, हमारे छोटे-छोटे बच्चे हम त थे, अभी बच्चे बड़े हो गए, लेकिन हम लोग जब काम करते थे, तो हुँ। हम लोग घर और बाहर दोनों एक ही साथ दोनों सँभाले हैं। दोनों हम लोग एक-दूसरे को अपने काम में बहुत रिस्पेक्ट किए और सपोर्ट किए। ओके। मैम, एक वक़्त ऐसा भी आया था कि काफ़ी आपने चैलेंजेस फेस किए
शायद कुछ सस्पेंशन वाला भी कुछ जी, था जी, आपके रोल्स में। जी। तो उसके बारे में थोड़े हमारे दर्शकों को बताइए जो आप शेयर करना चाहेंगे। जी, एकदम। मैं यही बताना चाहूँगी कि हमारे जो काम हैं वो चैलेंजेस ही होते हैं। जबकि जैसे ही आप समाज के स्रोत के विपरीत में जाके कुछ काम करने लगिएगा, विक्टिम्स के लिए कुछ करने लगिएगा, तब डेफ़िनेटली बात है कि अपोज़िट पक्ष में कुछ मतलब जो ऑफेंडर तो रहेंगे ही, तो राइट। आप उनके टारगेट होंगे। वैसे हम बहुत बार टारगेट हुए हैं, लेकिन मेरा दिलवीर जी एक मेरा सीधा फ़ोकस है, हम जब भी काम करते हैं जी। कि मुझे काम में रुकावट ना आए और हमको बाहरी जो दबाव है वो मेरे ऊपर हावी ना हो पाए, इसके लिए हम अपना काम करने का एक तरीका शुरू से ही बना के रखे हैं कि मेरा कमिटमेंट किसके प्रति है जब हम काम करते हैं। तो कमिटमेंट मेरा जिसके प्रति है हम उसके प्रति ऑनेस्ट रहते हैं। कभी महिला के लिए काम कर रहे हैं या बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। तो किसी के लिए काम करने पे मेरा कमिटमेंट किसके प्रति है काम के समय। तो जिसके प्रति भी मेरा कमिटमेंट रहा हम उस कमिटमेंट से हटे नहीं। तो ओके। ऐसे ही करते-करते एकदम सच्चाई है कि मेरा सस्पेंशन हुआ था। मेरा सस्पेंशन होने का वजह ये था कि मैं जब रांची सीडब्ल्यूसी में थी, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि अवैध रूप से कहीं पर एक होम चल रहा था। जिस होम के वो शेल्टर होम के जो चालक चालक थे उन्हीं के परिवार वालों के द्वारा ही एक बच्ची अब्यूज़ हो रही थी, सेक्सुअली अब्यूज़ हो रही थी। ओके। तो ये खबर जैसे ही मेरे पास आया, साथ में ये भी सच्चाई आया, खबर के आते-आते ही जब तक हम एक्शन ले रहे हैं, तब मेरे पास बहुत दबाव भी आ गया तुरंत ही। तुरंत हम्म। टेलीफ़ोनिक मेरे पास आया कि आपके पास कुछ खबर आया होगा, लेकिन आपको उसमें ऐसे-ऐसे करना है, कुछ करना नहीं है। लेकिन आपको मैं जो बोली कि मैं सुन तो लेती हूँ, हम्म। लेकिन जब भी मैं कुछ काम करती हूँ महिला या बच्चे के लिए, तो मेरा एकदम फ़ोकस एकदम सीधा रहता है लक्ष्य कि मेरा कमिटमेंट किसके साथ है, मैं काम किसके लिए कर रही हूँ। तो मैं काम तो बच्चे के लिए कर रही थी, मेरा पोस्ट बच्चे के लिए है। तो मेरा हम सबका सुने, लेकिन हमको मेरा दिमाग में चल रहा था कि उस बच्चे को हमको शाम तक रेस्क्यू कर लेना है। जी। तो मैं शाम तक रेस्क्यू कर ली और एफआईआर भी दर्ज हो गया और बच्चे को शेल्टर भी करा दिए। तो एकदम ज़ाहिर-सी बात है, एकदम नॉर्मल जो सोसाइटी में होता है कि राइट। मेरे अपोज़िट में भी केसेस दर्ज हुआ और जी। झूठे केस दर्ज हुआ, जो बाद में झूठे साबित हो गए थे। तो उसी केस का मतलब ये देके हवाला देके ऊपर से मेरा सस्पेंशन हुआ, लेकिन मेरा सस्पेंशन 2 या 4 दिन के लिए हुआ था। ओके। सिस्टम में भी अच्छे लोग हैं, समाज में भी अच्छे लोग हैं, जो हम लोग को पहचानते हैं, जो चाहते हैं हम लोग रहे। तो सारा जो इंक्वायरी हुआ था, मैं उसका सामना करते हुए 4 दिन के अंदर मैं अपना पद में बहाल हुई थी। मतलब ये सच है कि समाज में हर किस्म के लोग हैं, चाहे एकदम वो सच है। सिस्टम हो या बाहर हो। नहीं, सिस्टम में हम क्या सिस्टम के बारे में तो जबकि मैं खुद सिस्टम के पार्ट हूँ, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि सिस्टम में कुछ अच्छे लोग कुछ क्या अच्छे लोग होते हैं बोल के मैं सिस्टम में वापस आई थी। ओके। क्योंकि वो केस तो जो मेरे अगेंस्ट में झूठा दर्ज हुआ था, वो साबित हुआ इंक्वायरी में मैं मतलब एकदम निखर के मैं अपना ऑनेस्टी को साबित करके आई। लेकिन सच्चाई यही था। लेकिन हाँ, समाज में तो है, तभी तो विक्टिम्स बनते हैं, तभी तो आदमी प्रताड़ित होते हैं। और समाज में ऑफेंडर्स रहते हैं, एंटी सोशल रहते हैं, समाज विरोधी काम करने के लिए आदमी रहते हैं, तभी हमारे जैसा समाज सेवक का जी। जन्म भी होता है। हमको सामने आके काम करना पड़ता है। तनुश्री जी, मुश्किल वक्त में आदमी और स्ट्रांग होता है, बनता है। तो आप ये बताइए, आप अपने बुरे वक्त से क्या सीखे जब बुरा वक्त चल रहा था आपका? हम अपना बुरा वक़्त में सबसे ज़्यादा ये सीखे कि जब भी ऐसे कुछ चैलेंजिंग समय आपके साथ आए, तो उस समय आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा धैर्य चाहिए और अपने आप को शांत रखने का कुछ उपाय आपके पास होना चाहिए। अपने आप को बाहर का जो डिस्टर्बेंस है, वो और आपको डिस्टर्ब करके आपको भटका ना दे, इसके लिए आपका मनोबल ज़बरदस्त होना चाहिए। आपको परिवार का सपोर्ट चाहिए और उस समय अगर आप जो चीज़ काम छोड़ के भी अगर कोई चीज़ आपके पास पसंदीदा है, जी। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ। ओके। मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हूँ। तो जी। इसलिए मेरे पास दिन भर करने के लिए बहुत सारे चीज़ हैं, ओके। कि जो अगर मैं जैसे अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ़ मैं काम कर रही हूँ, बच्चों के लिए काम तो करती हूँ। हुँ। लेकिन मैं जब पूजा भी करती हूँ, तब साथ-साथ मैं उन बच्चों के लिए भी बहुत सारे दुआएँ माँगती हूँ, सारा समाज के लिए दुआएँ माँगती हूँ, महिलाओं के लिए दुआएँ माँगती हूँ कि इसका अच्छा हो। तो राइट। अपने आप को बिज़ी करने के लिए आपके पास और भी कुछ होना चाहिए कि आपको बाहर का जो डिस्टर्बेंस है बहुत जल्दी टच ना कर पाए। आप बाहर ओके। से बहुत जल्दी डिस्टर्ब ना हो।
तनुश्री जी, आपके लिए बचपन का क्या मतलब है एंड बच्चों को किस नजरिए से देखते हैं एंड उसे आप कैसे आप ठीक करते हैं? देखिए, बचपन का एक क्लियर परिभाषा है कि बचपन मतलब खेल-कूद, पढ़ाई जी। और साथ में अगर लॉ के पैरामीटर में देखने जाइए तो बचपन में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आपको है, जीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, तरह-तरह का जो भी कानून कहता है। लेकिन बचपन को अगर मेरे नज़रिए से देखिए तो सारे बच्चे को आप एक कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं। सारे बच्चे अलग-अलग माहौल से आते हैं, उसका बचपन अलग-अलग होता है। लेकिन हर एक बच्चे को बचपन में वो कहीं से भी हो, कोई भी माहौल से हो, कुछ-कुछ चीज़ उसका उनका सेम होना चाहिए। ओके। जैसे उनका बड़ा होने का जो अधिकार है, उसका खेलने का जो अधिकार है ना? साथ-साथ बच्चे को कुछ डिसिप्लिन भी घर में बचपन से ही होना चाहिए, कुछ संस्कार होना चाहिए कि कभी भी अपना सेफ्टी नेट को क्रॉस करने समय उस संस्कार के ज़रिए ही उस सेफ्टी नेट को क्रॉस ना करें। तो इसके लिए पेरेंटिंग का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जी। बचपन मतलब यही होता है कि अपना जीवन का एक बहुत सुनहरा समय, जो जी। सुनहरा समय को कभी भी छोटा-मोटा नटखट से ही हो फिर अच्छा से उसको एन्जॉय करके पढ़ना, लिखना सोना, खेलना, कूदना मतलब एक सेफ्टी माहौल में एक अच्छे सेफ्टी नेट के अंदर रह के उस समय को बिताना। तनुश्री जी, आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? क्या आप अपने सपनों को या एक्सपेक्टेशंस को आप कैसे आप देखना चाहेंगे? मैं इसी काम को आगे और बढ़ा के ले जाऊँगी क्योंकि देखिए मैं अपना वर्क फ़ील्ड जो है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। मैं आपको एकदम अपना परिचय बार-बार आपको मैं दे रही हूँ और आप सबको बताना चाहूँगी कि मुझे यही आता है ओके। और मैं अपने काम के साथ बहुत ऑनेस्ट हूँ। जो मुझे नहीं आता है, वो मैं नहीं करती हूँ। जैसे समाज सेवा का एक बहुत सारा रूप होता है ना, बहुत कोई जाके कोई जगह में बहुत सारा वृक्षारोपण करते हैं, पौधा लगाते जी, हैं। जी, जी। तो वो भी समाज सेवा है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस सब में मेरा पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। कोई बुलाते हैं तो हम जाते हैं, लेकिन 24 घंटा हम जो करते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद समय में कानून के दाँव-पेच में महिला बच्चे फँस जाते हैं, राइट। ज़रूरत पड़ता है, मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ। मैं इसी को बहुत बड़ा रूप से आगे ले जाना चाहूँगी। आगे मैं चाहूँगी अपने कुछ करने ओके। और इसको आगे बढ़ा के कि मैं और ज़्यादा प्रोवाइड करूँ लीगल सर्विस जो है, हुँ, मैं हुँ। और ज़्यादा से ज़्यादा महिला और बच्चे को प्रोवाइड करूँ। मैं ओल्ड एज के जो हैं उनको भी प्रोवाइड करूँ, सारे ज़रूरतमंद को मैं प्रोवाइड करूँ अपना ये सर्विस, क्योंकि मुझे यही आता है। तनुश्री जी, आपके काम में कोई ऐसा कुछ आपको लगा कि ये मेरा प्राउड मोमेंट है, लाइक मीन्स मैं सही रास्ते में जा रही हूँ? हाँ, एकदम, बहुत सैटिस्फैक्शन है। हम आपको बोल तो रहे हैं बोले कि हम 6 से प्रैक्टिस किए, राइट। तो हम एक बहुत अच्छा खासा कमाऊ एडवोकेट थे और मैं अपना फीस के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी महिला और बच्चा छोड़ के। हुँ, हुँ। मतलब ज़रूरतमंद को छोड़ के, डालसा के साथ रांची डालसा, झालसा, फिर ज़रूरत पे नालसा के साथ जुड़ के मैं काम की मतलब मेरा वकालत प्रोफ़ेशन से ही मैं अपने प्रोफ़ेशन को ही एज़ ए सोशल वर्क डिवोट की डिव मतलब डेडिकेट की। तो मुझे लगता है कि अचानक जो मैं 2015 से इस फ़ील्ड में आई, तो मेरा जो इनकम जो है, वो एक बैग जो है बहुत रेशियो उसका नीचे आया। लेकिन उसके बाद भी मेरा सेल्फ सैटिस्फैक्शन जो है, जो मन का सैटिस्फैक्शन है, वो मुझे बहुत रहता था। दिन भर काम करने के बाद मुझे रात में जब हम बैठते हैं या आप अपने परिवार के पास लौटते हैं, तब मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं खाली हाथ लौटी हूँ या मैं कुछ टाइम का वेस्टेज कर रही थी, मुझे परिवार को देना चाहिए था। ये मुझे कभी नहीं फ़ील हुआ। मुझे मेरा परिवार भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। क्या इवन बात मेरा फ़ोन अगर आता है रात 1 डेढ़ बजे, तो मेरा बच्चे को भी मेरा फ़ोन मिलता है, मेरा हस्बैंड को भी, तो ले आके जाके हमको उठा के देता है कि फ़ोन है पकड़ो, क्योंकि उनको पता है कि फ़ोन के उस साइड में कोई महिला या बच्चा, कोई ज़रूरतमंद कोई ही होंगे। है! तो ये ओके। जो सम्मान अपने परिवार में ही पाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना काम से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तनुश्री जी, इंडिया के जो चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम है, तो उसमें आपको ऐसे क्या लगता है कि क्या चेंजेस आपको करने चाहिए? हमारे इंडिया का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये बाकी और देश से बहुत अच्छा है। फैमिली सेंट्रिक सिस्टम है। हम लोग फैमिली पे ज़्यादा मतलब फ़ोकस करते हैं। जिस बच्चे के पास फैमिली नहीं रहते बायोलॉजिकल, उसका फैमिली बना के एडॉप्शन के ज़रिए, फ़ॉस्टर केयर के ज़रिए देते हैं। जहाँ तक आप चेंजेस की बात किए, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा सिस्टम को एम्पावर्ड होना है।
रिसोर्सेज और थोड़ा ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छा होगा और हमारे सिस्टम में कभी वैकेंट ना रहे, ओके। पदाधिकारी कभी वैकेंट ना रहे। जो क्योंकि बच्चे के लिए जो लोग काम करते हैं, जो बच्चे के लिए ऑर्डर पास करते हैं, ऐसा पद कभी खाली ना रहे। 24 आवर्स जिनसे ऑर्डर पास लेना है पुलिस को या समाज में कोई सिविल पर्सन को या कोई और को, तो ऐसा सीट में हमेशा कोई अच्छे योग्य व्यक्ति बैठा हुआ मिले कि बच्चे के लिए प्रॉपर ऑर्डर वो पास कर सके। क्या गवर्नमेंट एजेंसी से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि एनजीओज़ ज़्यादा सपोर्टिव है? देखिए, हमारा जो सिस्टम है वो जेजे एक्ट के तहत जो चलता है, तो उसमें जेजे एक्ट में प्रावधान ही है कि एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट काम कर सकते हैं। तो दोनों इक्वली अपना ज़िम्मेदारी निभाते हैं। एनजीओ भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ काम करते हैं और गवर्नमेंट के पदाधिकारी जो होते हैं, जो सिस्टम है, तो दे आर बाउंड टू डू। वो लोग मन से भी करते हैं, अगर मन किसी को नहीं होगा तो भी करना पड़ता है। लेकिन अगर जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कि क्या बदलना चाहिए, तो राइट। कम से कम इस सिस्टम में ऐसे इंसान आना चाहिए जो मन से इस काम को करना चाहे, जो उस वो सारे बच्चों को अपने बच्चों के जैसा सोच पाए। तो इक्वली गवर्नमेंट और एनजीओ दोनों पैरेलली एक दूसरे का हाथ थामते हुए इस सिस्टम में चलते हैं, तभी जाके अच्छा काम हो पाता है। आजकल चाइल्ड अब्यूज़ और नेग्लेक्ट्स बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़ोर-शोर पे चल रहे हैं, तो आपका क्या लगता है कि कैसे इस पे काम करना चाहिए? देखिए, ये आजकल नहीं चल रहा है, ये शुरू से चल रहा है। ये आज नहीं है, वो आप जानते हैं कि अगर हम महाभारत का समय भी देखें, तो भी हम देखेंगे कि कर्ण जो हैं, वो कुंती का परित्यक्त संतान ही थे। तो मतलब ये सोसाइटी का दबाव होता है, एक सोसाइटल एक थॉट होता है कि इस थॉट की वजह से इस तरह का माहौल पैदा होते हैं। तो ये पहले भी था, अभी भी है। अभी का जहाँ तक बात है, हम बोलेंगे कि पहले से बेहतर है। क्यों? क्योंकि केसेस दर्ज हो रहे हैं, मामले सामने आ रहे हैं, हम लोग उसको निपटारा कर रहे हैं और निपटारा करते हुए हम लोग बच्चे को प्रॉपर रिस्टोरेशन दे रहे हैं। मतलब बातें सामने आ रहे हैं। चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ बोलिए, चाहे वर्बल अब्यूज़ बोलिए, चाहे फिजिकल अब्यूज़ बोलिए, वो पहले भी बहुत ज़्यादा रेशियो में होता था। लेकिन इसका केस दर्ज करना चाहिए, इसके लिए कोई बॉडी है, ये इतना पहले सबके पास जानकारी नहीं था, ये होते ही रहता था। लेकिन अभी बच्चे को भी अपना राइट्स पता है और आम जनता को भी बहुत सारी चीज़ पता है और प्लेटफ़ॉर्म भी पता है कहाँ जाना चाहिए। तो चीज़ें दिन-ब-दिन सुधर रहे हैं और हम लोग और उम्मीद करेंगे कि चीज़ें बहुत जल्दी और अच्छा बेहतर रूप से और सुधरेगा। तो जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है या काम आपका बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसको कैसे अनविंड करते हैं? मैं खुद राइट। सबसे पहला बात तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे काम में ही बहुत एन्जॉयमेंट मिलता है। काम मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको तो मैं बोली ही कि मेरा काम को मेरा परिवार भी बहुत अच्छा से एक्सेप्ट किया है। राइट। लेकिन इसके बावजूद भी स्ट्रेस तो होता है। तो पर्सनली अगर हम आप मेरा पर्सनल ये जानना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, तो मेरा एक हैबिट है। मेरा वो हैबिट है कि मेरा जो कवर्ड है, मैं उसको सरियाना बहुत पसंद करती हूँ। मतलब मेरा साड़ी मैं बहुत साड़ी की शौकीन हूँ। ओके। मुझे साड़ी बहुत पसंद है और मैं अपना पुराना नया जो भी साड़ी है, उसको फिर से देख के रखना बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं ये सब कर लेती हूँ। मुझे ओके। अच्छा लगता है। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब इट्स लाइक योर हॉबी। हाँ, ये इट्स माय हॉबी। आप जैसे पूछे ना कि जी, स्ट्रेस जी। को मैं कैसे मिटाती हूँ, कैसे? तो मैं अपने कबर्ड को खोलती हूँ और कबर्ड को खोलने के बाद जो मेरे साड़ी सब है उसको मैं फिर से अरेंज करती हूँ। नया साड़ी जो लिया हुआ रहता है उसको फिर से देख के पूरा खोल के देख के फिर से उसको फ़ोल्ड करती हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगता है। ये मुझे स्ट्रेस रिलीफ़ देता है। क्या बात है! सोशल वर्क एक डिमांडिंग फ़ील्ड है, तो आप पर्सनल एंड आपका सोशल लाइफ़ को कैसे मेंटेन करते हैं, बैलेंस करके चलते हैं? देखिए आपको तो मैं शुरू से ही एक बात बोल रही हूँ कि मेरा जो सोशल वर्क है ये प्लान्ड वर्क नहीं है, राइट। ऑर्गेनाइज़्ड वर्क नहीं है। मुझे जो आता है, हुँ, मुझे हुँ। वकालत आता है, मैं कानून की फ्रेटर्निटी हूँ, तो मैं अपने प्रोफ़ेशन को ही डेडिकेट की हूँ सोशल वर्क में। ओके। मैं शुरू से ही महिला और बच्चे को निःशुल्क डालसा के ज़रिए कानून का सेवा दी, इसके बाद राइट। अभी सीडब्ल्यूसी में हूँ, तो इसलिए अलग से सोशल वर्क का मुझे प्लान आउट नहीं करना पड़ता है। अलग से मुझे मैं ज जैसे एक डॉक्टर अगर फ्री में 5 पेशेंट देखे तो बहुत बड़ा समाज सेवा है और एक वकील अगर मान लीजिए फ्री में आपको कंसल्ट कर रहे हैं, कोई महिला को सलाह दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सोशल वर्क है। यही मुझे आता है, मुझे दूसरा कोई चीज़ आता ही नहीं है। तो मैं यही बहुत अच्छा से करती हूँ, तो इसलिए मुझे प्लान या ऑर्गनाइज़ नहीं करना पड़ता है। मैं 24 घंटा इसको करते रहती हूँ। ओके।
आप यंग जनरेशन्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आप उनको इस फील्ड में जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? यंग जनरेशन को सबसे पहले मैं एकदम प्रैक्टिकली एक बात कहना चाहूँगी कि नशा से दूर रहें। जी, क्योंकि अभी सरकार का भी एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है और अभी समाज में जो सबसे बड़ा समस्या है यंग जनरेशन को, जो वो अपने लक्ष्य में नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो अपना लक्ष्य पूरा करने से पहले ही रुक जा रहे हैं, तो हमारे देश भी बहुत अच्छा अच्छा नागरिक को खो रहे हैं और समाज का भी बहुत सारा काम रुक रहा है। इसलिए सबसे पहले वो नशा से दूर रहे। ओके, नशा मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि नशा क्या, वो जी, कौन चीज को हम बोल रहे हैं। और साथ में मैं यही यंग जनरेशन को कहना चाहूँगी कि वो लोग जो भी अपना करना चाहते हैं, अपना लक्ष्य को स्थिर रख के करें और वो एज़ ए प्रोफ़ेशन भी लें और उसका थोड़ा-सा हिस्सा समाज को भी डेडिकेट करें। जैसे कंपनी करता है ना, सीएसआर के तहत अपना कुछ परसेंटेज समाज में कुछ पैसा लगाता है, राइट, वो सोशल वर्क, तो हर एक व्यक्ति वो लगा सकता है। हम तो इतना भी, मेरा एक सोच है कि कभी मैं ये प्रपोज़ल भी रखूँ कि हर एक व्यक्ति अगर अपना कमाई से रोज़ दिन 1 रुपया भी समाज के लिए दे, हर एक व्यक्ति। जी, जितने भी सरकारी एम्प्लॉयी है या बेसरकारी भी एम्प्लॉयी है, वो भी अगर 1 रुपया करके समाज सेवा के लिए कहीं पर उनको देने का प्रावधान रहे, तो समाज में एक बहुत बड़ा अमाउंट जमा होगा, जिसके लिए हम लोग कभी भी जो अपना एक आकस्मिक जो समय आ जाता है, जो उसमें बहुत सारे फंड का ज़रूरत पड़ता है सरकार को, तो हम लोग इस सब समय से बच सकते हैं। और यंग जनरेशन को भी हम बोलेंगे कि आपको जो चीज़ अच्छा आता है, वही चीज़ थोड़ा अच्छा से, जो नियम से है, जो इल्लीगल नहीं है, विधिवत रूप से, राइट, वो समाज को थोड़ा-सा डेडिकेट करें। ओके। आप जैसे आपने बताया कि आप एक माँ भी हैं। जी। आप अपने बच्चों के लिए जैसे आप अगर बच्चों को टाइम देते हैं तो आप लोग क्या कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? देखिए, मैं अलग से मेरा काम और मेरा घर अलग कुछ है ही नहीं। मैं एकदम नॉर्मली अपना दिन शुरू करती हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठ के किचन में जाती हूँ। जी, मैं अपना बच्चा का लंच खुद बनाती हूँ और उसके बाद टिफ़िन में भर के, जैसे एकदम नॉर्मल जो होता है, राइट, उसके बाद अगर मेड सर्वेंट नहीं आए तो झाड़ू पोछा बर्तन मैं खुद करती हूँ। क्योंकि ओके, मेरा अपना ये मेरा सोच है कि आपका जो एवरीडे का जो काम है, इसको करने के लिए भी आपका कैपेबिलिटी होना चाहिए। जी, इसके चलते भी आपका कभी बाहरी दुनिया या दूसरा काम रुकना नहीं चाहिए। हुँ, हुँ, इसलिए खाना बनाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन ये सब भी आता है, ज़रूरत पे ये भी करती हूँ। लेकिन बच्चों का टिफ़िन तो मैं आज मेरा बेटा अभी लॉ पढ़ रहा है, बेटी 10th में है, ओके, तो मैं टिफ़िन तो खुद बनाती हूँ। इन लोग का स्कूल से लौटने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि उस समय मेरा प्रेज़ेंस घर में रहे। उसके बाद जैसे मतलब मेरा यही सब चलते ही रहता है, अलग से हमको कुछ ऑर्गनाइज़्ड या प्लान नहीं करना पड़ता है। वो लोग भी जानता है कि मेरा यही लाइफ़स्टाइल है, उस पे वो लोग भी हैबिचुएटेड है, वो लोग के साथ ही चलता है, अलग से साथ कुछ नहीं। अलग कुछ नहीं, मतलब आज के डेट में तो हमसे ज़्यादा मेरा बच्चा जेजे एक्ट बता देता है, आज से नहीं, वो 3-4 ओके, साल पहले से ही। वो लोग जितने भी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, वो लोग को मुँह मतलब आपके ज़बानी याद। बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर है। हाँ, मुँह ज़बानी वो लोग को याद राइट, है। तो इस तरह से ही बात है कि हम लोग यही मेरा माहौल ही है। हम लोग सब इसी माहौल में जी, रहते हैं। मूवीज़ देखते हैं आप? हाँ, हर एक मूवीज़ देखते हैं। जब भी नया मूवी आता है हॉल जी, में, कोई मूवी हम लोग, मेरा परिवार और हम लोग तो नहीं छोड़ते ऐसी हैं। कौन-सी मूवी है जो आपको ज़्यादा प्रभावित करती है? मुझे तो ऐसा पर्सनली आजकल तो कॉमेडी मूवी बहुत अच्छा लगता है। ओके, क्योंकि आप जो बोले कि जिस तरह से हम लोग का है, और थोड़ा स्लो मूवी भी अच्छा लगता है। अभी जो नया मूवी आया सितारे ज़मीन पर, अभी जी, 1 हफ्ता हुआ मैं देखी, मुझे अच्छा लगा। तो पैट्रियोटिक मूवी भी अच्छा लगता है। एक फैमिली के साथ गैदर होके टाइम स्पेंड करने का भी बहुत अच्छा समय है। पॉपकॉर्न खा बैठ के खाना, ये भी एक अलग मज़ा है। मूवी मैं हर एक मूवी देखती हूँ। हुँ, हुँ, मतलब एकदम 1-2 मूवी छोड़ के, जो देखने का एकदम नहीं है, छोड़ के मूवी हॉल में मूवी बदलता है तो मेरा माना जाना ज़रूरी है। और ओके, नाइट शो ही देखती हूँ। ओके, एकदम 10:30 वाला जो शो है, वो ही देखती हूँ। एकदम हम लोग नाइट ड्रेस में जाते हैं, ओके। बैठ के मूवी देखते हैं, आते हैं, हाथ-पैर धोते हैं और सो जाते हैं। क्या बात है! तो आप किताबें भी पढ़ती होंगी? बहुत, हमको बहुत अच्छा लगता तो है। कौन-सी किताबें हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है आपको? देखिए, ऐसे मेरा फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली है। ओके, तो मैं बंगाल से हूँ, इसलिए हम लोग का जीवन रवींद्रनाथ टैगोर छोड़ के हम लोग का जीवन कंप्लीट ही नहीं होता है। जी, इसलिए रवींद्रनाथ टैगोर का किताब मैं पढ़ती हूँ, उनका गाना गाती हूँ और शरत चंद्र का किताब, बंकिम चंद्र का किताब, ये सब किताब मेरे लाइफ का हिस्सा है। और अभी अगर ज़रूरत में पढ़ती हूँ, तो आज के डेट में ये सब बांग्ला किताब छोड़ के अलग से कोई किताब पढ़ने का आदत नहीं डाला है।
तो लॉ की किताब पढ़ती हूँ। ओके। हाँ, तो कुछ जैसे आपने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की बहुत सारी जी, आपने किताबें पढ़ी, जी। तो कुछ 2 लाइन उनके कुछ कोट आप बताना चाहेंगे? उनका गाना ही का 2 कोट मैं सबको बताना चाहूँगी कि जो मेरा लाइफ में मैं खुद अप्लाई करती हूँ कि क्या कि "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে"। मतलब अगर अगर आपका आपका आवाज़ सुन के कोई नहीं आ रहा है तो रुकने का कोई मतलब नहीं है। आप अकेले चलते जाओ, कारवां बनते जाएगा। क्या बात है! तनुश्री जी, फील्ड में काम करते वक़्त सबसे ज़्यादा टफ मोमेंट क्या रहा जब आप इमोशनली एंड मेंटली टेस्ट हुए? देखिए, हम तो बच्चों के साथ काम करते हैं, सीएनसीपी बच्चों के साथ काम करते हैं। सीएनसीपी बच्चा मतलब चाइल्ड हू नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, ओके, जो बच्चे को संरक्षण और देख-रेख की ज़रूरत पड़ती है, जो बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि हर एक बच्चा में एक स्टोरी है। मेरे पास जो बच्चे आते हैं, हमारे सिस्टम में जो बच्चे हैं, वो कोई स्वाभाविक बच्चे नहीं होते हैं। वो अपना बचपन में ही बचपन से हट जाता है कोई ना कोई विशेष कारण से, तब जाके मेरे पास आता है। हर एक स्टोरी इमोशनल होता है, हर एक स्टोरी अपने आप में की जगह में बहुत बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए किसी का अगर दोनों पेरेंट्स डेथ कर गया, ऐसे परिस्थिति में मेरे पास आया। किसी का बोथ पेरेंट्स में से, जैसे मैं अभी खूंटी में हूँ, तो मैक्सिमम केसेस मेरे पास ऐसे आता है कि बोथ पेरेंट्स में कोई पेरेंट्स छोड़ के चला गया किसी और के साथ, तो वो भी बच्चे के लिए बहुत ट्रॉमा की बात होती है। फिर सेक्सुअल अब्यूज़ वाले जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे के साथ सेक्सुअली अब्यूज़ होता है, वो भी बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। वो वर्बल अब्यूज़ बोलिए, हर तरह का बच्चे, हर एक बच्चे के पास अपना-अपना कहानी होता है। हर एक बच्चा अपना स्टोरी लेके ही मेरे पास आता है। हुँ, तो हुँ। हर एक बच्चे का जो कहानी है या घटनाएँ हैं, वो दिल छू लेने वाला ही होता है। अगर दिल को नहीं छुएगा, तो हम जिस फ़ील्ड में काम करते हैं, उस फ़ील्ड में काम करना मुश्किल है। क्योंकि वो सिर्फ़ कानून नहीं है, वो सिर्फ़ सही बात सिस्टम है। नहीं है। जी, आप अगर बच्चे का माँ बन के नहीं काम कर पाते हैं, तो आप प्रॉपर काम नहीं कर नहीं पाइएगा। कर पाएँगे। इसलिए हर एक बच्चे के लिए एकदम इक्वल सहानुभूति रहता है, प्यार रहता है। जी, जैसे आप सीडब्ल्यूसी में इतने सारे केसेज़ आप देखते हैं, तो कोई एक ऐसी स्टोरी जो सच में बहुत हार्ट टचिंग हो एंड आपकी बहुत मेमोरेबल हो, तो कुछ थोड़ा-सा उसके बारे में भी थोड़ा बताइए? एकदम है। जैसे केसेस तो बहुत है रोज, आप समझ ही रहे हैं कि इसी तरह का ट्रैफिकिंग का, जी, तस्करी से बच्चे को रेस्क्यू करके लाना, चाइल्ड लेबर से लाना, अर्ली मैरिज से लाना, सेक्सुअल अब्यूज वाले बच्चे को रिस्टोर करना, सारे केसेस हार्ट टचिंग वाले होते हैं। लेकिन आप जो बोले, ऐसा एक केस मेरा जिंदगी में मतलब ज्यादा मेमोरेबल रह जाएगा जिंदगी भर, जो लगता है कि हमको भी मतलब झकझोर जो बोलते हैं आप लोग हिंदी में, वो मेरा दिल को टच किया, एकदम हिला दिया। एक एक केस रांची का ही था। एक बार शाम के समय में रांची का एक पुलिस स्टेशन से एक एक पुलिस पर्सन मेरे पास फ़ोन करता है कि मैडम, हम आपको एज़ पर द जेजे एक्ट हम सारा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, जगह का नाम, बच्चे का परिस्थिति जो भी। हम घटना के बारे में आपको बता रहे हैं कि एक बड़ा कोई होटल के बाहर में एक बच्चे को वो इतना संदिग्ध परिस्थिति में देखा कि उसको लगा कि बच्चे का खरीद-बिक्री हो रहा है, वो हमको फ़ोन किए। तो हम उनको बोले कि एक काम करिए कि आप बच्चे को वहाँ से तुरंत रेस्क्यू करिए, बच्चे को लेके आइए और बच्चे को शेल्टर होम में डाल दीजिए, पर फिर कल हम लोग बच्चे से मिलेंगे। ऐसी परिस्थिति में वो बच्चे रेस्क्यू हो जाते हैं, फिर जब बच्चे बच्चे से हम मिलते हैं, तो बच्चे जिस परिस्थिति में आए थे, हमारा समाज जो है, जो मतलब बच्चे को एक ब्रोथल में ले जाने का बात हो रहा था, बच्चे जो बताया, उसके बाद उसको उसको उसके वो जिस परिस्थिति से आया, समाज का जो गंदगी वो देख ली उस उम्र में, और फिर समाज में रिस्टोर करना उसको, और साथ-साथ इक्वली जब उसका हम सपना सुने, हम जब उसको पहली बार पूछे थे कि अगर हम तुमको अभी तुरंत इंस्टेंट हम तुमको कुछ देना चाहें, इंस्टेंट, हुँ, तो हुँ। तुम हमसे क्या माँग सकती हो? तो उसका एकदम क्लियर जवाब था, एक स्कूल बैग। वाह! तो वो मेरा मतलब हम लगता है ना कि ब ब हम मेरा आँख में आँसू आया था, ये भी हमको फ़ील नहीं हुआ था कि हम रो रहे हैं। मेरा क्या मेरा बात है। कपड़ा जो है वो भीग रहा है, कि वो खाना नहीं माँगा, वो हमको घर जाने नहीं माँगा, वो अपने माता-पिता का खोज नहीं माँगा, जबकि वो मेरे स्टेट का बच्चा भी नहीं था। लेकिन वो हमको बोला कि अगर सच में आप हमको कुछ देना चाहते हैं, तो आप हमको एक स्कूल बैग दीजिए, क्योंकि उसको बचपन से वो जो दूर से बच्चा लोग को स्कूल जाते हुए देखता था, ये उसका सपना था। तो हम उसको यू कैन इमेजिन, वो और कुछ स्टोरी हमसे शेयर किया था कि वो जहाँ से रेस्क्यू होके आया, जिस परिस्थिति से आया, जी, वहाँ पर पैसा तो बहुत दूर की बात, वहाँ पर रोटी का टुकड़ा तोल-मोल होता था उसका क्लाइंट के खुश करने के ऊपर, इतना छोटा बच्चा।
तो वो इस परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा था कि इस दुनिया में कोई अच्छा भी आदमी है, कि मैं भी अच्छी हूँ, कि उसके लिए कुछ करूंगी। यू कैंट इमेजिन, मुझे बात बोला, हम उसको आधा घंटा के लिए अपने सीने में पकड़ के रखे थे, क्योंकि उस समय मेरा भी नया नया फील्ड था, मेरा भी उम्र बहुत कम था। तो हम उसको लग रहा था कि दुनिया का किस किस चीज से हम उसको बचा ले, और दुनिया का कोई भी गंदा चीज उसको और टच ना कर पाए, क्योंकि दुनिया का हर तरह का गलत चीज, गंदगी वो देख के मेरे पास आई है। और हम उस दिन उसका हाथ पकड़ के प्रॉमिस किए कि बेटा आज से तुम्हारा नया जिंदगी शुरू। तो बोले कि कोई अच्छा नहीं होता है, आप भी हमको रख नहीं पाइएगा, हम ऐसा बहुत CWC से हो के आए हैं, रिलीज होके हम चले जाएंगे। हमने तुम नहीं होगी रिलीज। क्या उम्र थी वो बच्चे की? वो ओनली 13 ईयर्स की थी। हम बोले अब तुम झारखंड में आए हो, झारखंड तुम्हारा भरोसा है, तुम झारखंड में रहोगे, झारखंड में रह के तुम पढ़ोगे, और कहीं पे कोई तुमको रिलीज करा के नहीं जाएगा। हम उसके घर भी ढूंढे थे, घर के साथ उसको संपर्क भी कराए थे, उसका गार्जियन और उसका इच्छा अनुसार हम झारखंड में ही रख के, प्रशासन हमको बहुत मदद किया था, सिस्टम हमको बहुत मदद किया था। वो हमारे झारखंड में ही कस्तूरबा में रह के 10th पास की, फर्स्ट डिवीजन में पास की, उसका नया से स्टडी शुरू करवाए, 12 पास की, और अभी वो जॉब में है। वाह। अभी वो जॉब में है। तो ये मेरे लाइफ को एकदम बदल देने वाला एक कहानी था। और है ही, ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे ही आते हैं, अलग कुछ नहीं। लेकिन मेरा अपना जर्नी में ये पहला ऐसा केस था कि जो हमको एकदम हिला के रख दिया था इस सिस्टम में। पॉलिटिकली कौन आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, जैसे अब पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए? देखिए, हम तो डायरेक्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी का बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं ये बोलूंगी कि मैं शुरू में आपको बोली कि मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ। हम्म। मेरा घर में माँ तारा का प्रतिष्ठित मंदिर है, और मेरा घर का हर एक सदस्य जो है, हम लोग एकदम अपना रीति नीति, धर्म, पूजा पाठ से ही मेरा जीवन शुरू होता है, सुन दिन, और खत्म भी होता है, दिन भर उसी के बीच चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव नहीं करती हूँ जो खास करके कोई एक धर्म को सम्मान करने के लिए बोलता है, दूसरे धर्म को असम्मान करने के लिए बोलते हैं। सब धर्म अपने अपने जगह में महान है, और हर एक इंसान को अपने धर्म के मुताबिक ही चलना चाहिए और अपने धर्म को मानना चाहिए। ये हमारे जे एक्ट में भी कहता है कि हर ओके। एक बच्चे को अपने धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो जिस धर्म में है, हर एक इंसान को आपके धर्म, अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए। पर आपने, जैसे मैंने क्वेश्चन किया था कि पॉलिटिकल ऐसा कौन सा लीडर है जो आपको इंस्पायर करता है? इंदिरा गांधी। अच्छा, इंदिरा गांधी। हाँ, एकदम। ओके। हमको इंदिरा गांधी एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। इंदिरा गांधी एक इंस्पायरिंग महिला है, हम्म। और इंदिरा गांधी का जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे बहुत इंस्पायर किया करता है उनका लाइफ, उनका हम्म। लीडरशिप। और ऐसे अगर वक्ता के हिसाब से बोलिएगा तो पार्लियामेंट में मुझे सुषमा स्वराज का भाषण भी बहुत अच्छा लगता था। बहुत, ओके। मैं उनको बहुत सुनती थी। मतलब उनका भी आप? हाँ, लालू जी का भी भाषण मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। तो ऐसे मैं फैन हूँ। अभी अभी कल्पना सोरेन जी का भाषण मुझे बहुत इंस्पायर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कल्पना सोरेन जी का भी भाषण ढूंढ ढूंढ के सुनती हूँ, मुझे बहुत हम्म। अच्छा लगता है। क्या बात है। क्या हम लोग आने वाले टाइम में तनुश्री सरकार जी को हम लोग पॉलिटिक्स में देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? अगर अगर वो भी काम करने का एक जरिया है, मेरा काम करने का मोड यही रहेगा। हम्म। मैं आपको बताई कि मैं एक लीगल फ्रेटर्निटी से हूँ। मैं निःशुल्क अपने साथ अपना सोशल वर्क को कैरी करती हूँ। मुझे कोई भी पार्ट्स का, कोई भी टूल्स का, किसी का फंड का, किसी का दरवाजा का मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं 24 आवर्स इसको सर्विस देती हूँ। किसी को भी फ़ोन आता है तो निःशुल्क कंसल्ट करती हूँ, जाती हूँ कोर्ट में, कोट पहन के मूव करने का ताकत रखती हूँ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मुझे ऐसा पसंद आए कि जहाँ जाके मैं इस काम को आगे बढ़ा सकती हूँ, तो मैं ज़रूर आऊँगी। वैसे आपका, अगर जैसे अगर आपने आपने बताया कि राजनीति के प्रति भी आपका ज्यादा थोड़ा सा झुकाव अभी हो रहा है, हुँ, तो किस पॉलिटिकल पार्टी में आप जाना चाहेंगे, ये अभी या कुछ चाहेंगे कि ऑप्शन मिले? क्या पता हमारे इंटरव्यू के थ्रू ही आपको ऑप्शन मिल जाए। नहीं, अभी तो डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी मुझे काम करने का मौका मिलेगा ओके। और मैं मेरा ये सोच को मैं इनपुट कर पाऊंगी, तो मैं ज़रूर करूंगी। आपको तो मैं फिर से बताना चाहूँगी कि अब जो नया जनरेशन का बात जी। बोले, कि सोशल वर्क कोई ऑर्गेनाइज्ड वर्क नहीं है, कोई प्लान्ड वर्क नहीं है। बहुत कोई सोचते हैं कि और कमा लेंगे तो सोशल वर्क करेंगे, और थोड़ा सा कमा लेते हैं पैसा तो इतना सोसाइटी को देंगे। ऐसा कोई प्लान नहीं है। आपके पास जो है आप थोड़ा सा सोसाइटी को दे सकते हैं। कोई अगर पढ़े लिखे इंसान है, वो 4 बच्चे को निःशुल्क पढ़ा सकते हैं। अपने मेट का बच्चे को घर में बुला के
वो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ये भी जी। सोशल वर्क, इससे बड़ा सोशल वर्क कुछ नहीं होता है। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने आप को बहुत कंफर्ट फील करती हूँ कि मेरा जो वर्क है, मुझे किसी के पास जाके फंड मांगने का जरूरत नहीं पड़ता है, कि कोई प्लान नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मैं 24 आवर्स ये वर्क को कर सकती हूँ। मैं 24 आवर्स कैपेबल हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ है, मेरे पास वो नॉलेज है, मेरे पास वो सपोर्ट है। मैं लीगल सपोर्ट निःशुल्क कभी भी किसी को कर सकती हूँ। तनुश्री जी, एक लास्ट सवाल कि हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को आप क्या कैसे मोटिवेट एंड क्या मोटिवेशन करने के लिए कैसे प्रेरणा दे सकते हैं उन्हें मोटिवेट के लिए? उन्हें मैं यही बोलना चाहूँगी, सबसे पहले युवाओं के लिए मेरा ये कहना है कि नशा से दूर रहे, अपने लक्ष्य में स्थिर रहे और अपना जो लाइफ का जो ड्रीम है, सब कोई बोलता है कि एक ड्रीम होना चाहिए, मैं बोलती हूँ प्लान ए, बी, सी, डी तैयार रहना चाहिए। प्लान ए काम नहीं करता है तो बी में चले जाइए, लेकिन लाइफ चलनी चाहिए और मज़े से चलना चाहिए, लेकिन विधिवत रूप से करिए। जो इल्लीगल काम है वो नहीं करना है, बाकी जीवन का मज़ा लीजिए। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर का जो गाना है कि যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, मतलब अगर आपका पहला, अगर आप एक शख्स हो, कोई अच्छा काम करने जाए, कोई अगर आपको नहीं समझ रहा है तो अकेले चलते रहिए, कारवां बनते जाएगी। इतना हिम्मत हर एक इंसान के पास हमेशा रहना चाहिए। तो गाइज, ये थी तनुश्री सरकार जी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। नमस्कार।